तंजानिया की यात्रा के दौरान तोवाम्बू नामक जगह पहुंचा हूं मैं अभी। हरियाली से भरा एक भूभाग। थोड़ी देर पहले तक सूखी बंजर जमीन के दृश्यों के बीच से होकर गुजरा था, तो अभी यहाँ प्रकृति एकदम बदल गई है। तोवाम्बू का अंग्रेजी अर्थ मॉस्किटो रिवर है। बहुत से दलदल और नदियों वाला प्रदेश है यह। एक जमाने में उनमें मच्छर की भरमार थी। इसी कारण से एक विस्तृत प्रदेश का नाम मच्छरों की नदी अर्थ वाला तोवाम्बू पड़ा। मनियारा वन्यजीव अभयारण्य से सबसे नजदीकी शहर यही है। इसी कारण से अनेकों टूर ऑपरेटर यहाँ केंद्रित रहकर काम कर रहे हैं। इसलिए अनेकों शरणारण्यों वाला शहर भी है तोवाम्बू। अविश्वसनीय लगने वाली बात यह है कि तंजानिया में व्यापक स्तर पर चावल की खेती की जाने वाला प्रदेश यही है। उसके अलावा गन्ना, केला आदि की भी खेती होती है यहाँ। 3600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला प्रदेश है तोवाम्बू। उसमें 1800 वर्ग किलोमीटर वाले प्रदेश में चावल और अन्य खेती होती है। 12,000 के करीब की आबादी है तोवाम्बू के मुख्य शहर में। कृषि के बाद पर्यटन ही है यहाँ की जनता की आय का प्रमुख जरिया। आराधनालय, बैंक, व्यापारिक केंद्र आदि सब कुछ है शहर के अंदर। बजाज के ऑटो रिक्शे हैं यहाँ के परिवहन का मुख्य जरिया। अनेक मिनी वैन भी दिख रहे हैं सड़क के किनारे। तोवाम्बू शहर के पीछे छूटते ही पेड़ों के पत्तों के रंग सफेद दिख रहे हैं। पेड़ों में रात बिताने वाली प्रवासी पक्षियों के मल से यह रंग चढ़ गया है। पक्षियों का बहुत बड़ा आवास केंद्र है यह। उसके बारे में ड्राइवर रमी बता रहा है। तोवाम्बू शहर के पीछे छूटते ही बाईं ओर एक सड़क जाती है। उस पर एक छोटा प्रवेश द्वार भी बना हुआ है। मानियारा राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है यह। हमारे गेट के अंदर प्रवेश करते ही आगे गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। पत्थर बिछाकर बनाई गई सड़क। अमेरिका की आर्थिक सहायता से ही मानियारा राष्ट्रीय उद्यान का बुनियादी विकास का काम हो रहा है। अफ्रीकी देशों के राष्ट्रीय उद्यानों के शांत संचालन, बुनियादी विकास आदि के लिए अमेरिका और यूरोप के अमीर देश बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं। मैंने यह ध्यान दिया है कि ये जानकारी कहीं राष्ट्रीय उद्यानों में लिखकर प्रदर्शित की गई है। रास्ते में पश्चिम देशों से आए पर्यटकों की गाड़ियों की कतार। ये जो दिख रहे हैं वो सफारी गाड़ियां हैं। लैंड क्रूजर गाड़ियों के पीछे 6 लोगों के बैठने लायक बनाने के लिए गाड़ी के रूप में थोड़ा बदलाव लाकर सफारी के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के पार्किंग एरिया में गाड़ी रोककर हम लोग नीचे उतरे। छोटे रेस्टोरेंट, टॉयलेट आदि सुविधाओं के साथ का पार्किंग एरिया है यह। यहाँ आराम करने के बाद ही ये लोग राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर वाली यात्रा आरंभ करेंगे। पश्चिमी देशवासी और जापानी हैं पर्यटकों में अधिक। अन्य देशों से बहुत ही कम संख्या में पर्यटक ऐसे देशों में आते हैं। स्कूल के विद्यार्थिनियों को लेकर आने वाली गाड़ियों के अलावा बाकी सारी गाड़ियां करीब करीब एक ही रूप की लैंड क्रूजर सफारी गाड़ियां हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर एक कप चाय पीने के बाद मैं गेट ऑफिस की तरफ बढ़ा। इस पगडंडी से होकर जहां पहुंचा जाता है वहां है टिकट मिलने वाला ऑफिस। एक रोचक बात है यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के लिए $65 का टिकट लेना होता है। 4000 से अधिक रुपए हैं वह। तंजानिया के सारे राष्ट्रीय उद्यानों में टिकट की कीमत बहुत ज्यादा है। टिकट खरीदकर मैं गाड़ी की तरफ गया। उस समय रमी ने कहा कि उसे कुछ काम है, इसलिए थोड़ा इंतजार करें।
राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जाकर शूट करने के लिए आगे की सीट पर बैठने से अच्छा पिछली सीटों के बीच खड़े रहकर शूट करें। उसके लिए गाड़ी की छत को ऊपर उठा रहा है रमी। केनिया में हो या तंजानिया में गेम ड्राइव नाम से जाने जाने वाले सफारी ट्रिप पर गाड़ियों की छत को ऊपर उठा दिए जाते हैं। सैलानियां यदि सीटों के बीच में खड़े हो जाए तो ऊपर से दृश्य देख सकते हैं। आगे बैठे ड्राइवर को वायरलेस सेट के जरिए रेंजर लोगों और दूसरी गाड़ियों के ड्राइवरों के संदेश मिलते रहते हैं। मैं आगे की सीट को छोड़कर पीछे पहुंच गया हूं। इसमें 6 लोगों के आराम से बैठकर यात्रा करने की सीटें थी। उनके बीच वाले भाग में खड़े भी रह सकते हैं। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। खड़े रहकर शूट करते समय ध्यान से पकड़कर खड़ा नहीं रहा तो नीचे गिरने के अवसर आते रहेंगे। यहां एक चेक पोस्ट है। यहां के अधिकारी को टिकट दिखाना होता है। $65 के टिकट के साथ हम लोगों ने मनियारा राष्ट्रीय उद्यान की कच्ची सड़क पर प्रवेश किया। बारिश का मौसम ना होने के कारण रास्ते पर और रास्ते के किनारे के पेड़ों के पत्तों पर धूल मिट्टी जमी हुई है। साधारणतः राष्ट्रीय उद्यानों में इस तरह कच्ची मिट्टी के रास्ते ही होते हैं। विकसित देश में राष्ट्रीय उद्यानों के रास्तों को पक्का नहीं बनाते हैं। जानवरों को उनके स्वाभाविक प्राकृतिक आवासन स्थान का आभास दिलाते हुए उन्हें जीने देने के लिए ऐसा करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के प्रत्येक भाग पेड़ों से भरा नहीं है। कुछ भागों पर इस तरह की झाड़ियां हैं, लेकिन कुछ भागों पर पहुंचने पर ट्रॉपिकल वन का भाव भी दिखाई देते हैं। इसी कारण से मनियारा राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में दिखाई देने वाले जैसे जंगली जानवरों के दृश्य नहीं दिखते हैं। जानवरों में अधिकतर इस जंगल में छिपकर खड़े होते हैं। फिर भी यदि सूक्ष्मता से देखें तो जानवर दिखाई देंगे। यदि एक अच्छा गाइड और ड्राइवर साथ हैं तो वह काम आसान भी हो जाता है। रमी जैसे ड्राइवर हमेशा चारों ओर सूक्ष्मता से देखते हुए ही गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी का अंदरूनी भाग प्राकृतिक अवस्था के दिख रहे हैं तो भी सीटिंग सुविधाजनक एवं आरामदायक है। सैलानियों के लिए बहुत खूबसूरती से तैयार की गई हैं इस तरह की सारी गाड़ियां। जहां जहां सवारियों के शरीर के भाग लगने की संभावना होती है वहां स्पंज और पैड से कवर किए जाते हैं। लैंड क्रूजर को इस प्रकार रूपांतरित करके हमारे देश में भी राष्ट्रीय उद्यान, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित पर्यटन स्थल आदि जगहों पर पर्यटकों को ले जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अफ्रीका के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के साथ तुलना करने पर मनियारा राष्ट्रीय उद्यान उतना बड़ा नहीं दिखता है। 320 वर्ग किलोमीटर है इसकी कुल विस्तृति। 1960 में इस जंगल को एक राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील किया था। प्रतिवर्ष 2 लाख के करीब पर्यटक के इस राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करने का अनुमान है। मनियारा झील के चारों ओर फैला हुआ है यह राष्ट्रीय उद्यान। बारिश के मौसम में 231 वर्ग किलोमीटर के फैलाव लेने वाला कम गहराई वाला झील है मनियारा। एक खारा पानी वाला झील भी है मनियारा। झील के जिस भाग पर नदियां उससे मिलती हैं वहां का पानी खारा नहीं होता है। दूर पहाड़ के ऊपर एक लंबी इमारत दिख रही है। वह मनियारा वन्यजीव लॉज के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक लॉज है। अच्छी सुख सुविधाओं वाला विश्राम केंद्र है वह। राष्ट्रीय उद्यानों के विश्राम गृह वन्यजीव लॉज के नाम से जाने जाते हैं। केनिया, युगांडा, इथियोपिया आदि सब जगहों पर मैं उस प्रकार के लॉज में रह चुका हूं। अफ्रीका के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की ही तरह मनियारा राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों की विस्तृत संपत्ति है। हाथी, तेंदुआ, मात्र पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाला
मसाई शेर, चीता, नीला बंदर, दरियाई घोड़ा, मसाई जिराफ, इम्पाला हिरन, जेबरा, इस प्रकार हैं मानियारा राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों की विविधता। यह हाथियों से भरा प्रदेश है, ध्यान से देखना, ऐसे रमी ने कहा। जंगल की सारी कच्ची सड़कों का एक जैसा रूप है। जगह से अपरिचित कोई एक कार लेकर निकले तो रास्ता भटक जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभी तक कोई खास जानवर ना के बराबर ही नजर आए हैं। बहुत सारे बंदर ही अब तक दिख पाए हैं। कुछ और आगे जाने पर वो कुछ गाड़ियां रुकी हुई नजर आई। वहां शायद कोई जानवर है। वह कौन सा जानवर है, यह जानने की उत्सुकता के साथ मैं खड़ा था तो वो सामने एक हाथी सड़क के किनारे खड़ा हुआ नजर आया। ध्यान से देखने पर एक नहीं, हाथियों का एक बड़ा झुंड है। विभिन्न उम्र के अफ्रीकी हाथी, 40 के करीब की संख्या वाला झुंड है। उनमें कुछ पर्यटकों का रास्ता रोककर सड़क पर खड़े हैं। चौड़े कान और अंदर की ओर थोड़ा धसा हुआ पीठ अफ्रीकी हाथियों को एशियाई हाथियों से अलग करते हैं। हाथी गाड़ियों को घेरे हुए खड़े हैं। रमी ने मुझे बिल्कुल शांत रहने का निर्देश दिया। हाथी का ध्यान आकर्षित करने वाला कोई भी हलचल गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। पता नहीं रमी ने यह गंभीरता से कहा था या मुझे डराया था। सूंड थोड़ा लंबी करने पर मुझे पकड़ने जितनी दूरी पर खड़ा है यह हाथी। मैं बिना हिले डुले खड़ा हूं। हाथी के झुंड में बहुत से छोटे बच्चे भी हैं। हमारी गाड़ियों के चारों ओर अनेकों हाथी। मेरी गाड़ी के पीछे भी हाथी जमा हो गए हैं। मिट्टी से सने शरीर के साथ एक हाथी एक बच्चे हाथी पर प्यार जता रहा है। झुंड में विभिन्न उम्र श्रेणी के बच्चे हैं। कहा जाता है कि साधारणतः 8 से 100 की संख्या में हाथी इस तरह के एक झुंड में होते हैं और अधिक पर्यटक गाड़ियों में पहुंच रहे हैं। लोगों के फोटो लेते मन नहीं भर रहा है। हाथी भी फोटो लेने वालों को निराश किए बिना बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न उम्र के हाथियों का एक परेड। बच्चों का बड़ों के द्वारा बहुत अधिक ध्यान रखा जा रहा है और देखभाल भी की जा रही है। बच्चों को एक घेरे में लिए हुए सा हाथियों का झुंड आगे बढ़ते हैं हमेशा। वास्तव में यह एक हाथी परिवार है। रूप, बड़ा आकार, कान, मस्तक आदि के मामले में एशियाई हाथी से बहुत अलग हैं अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी महाद्वीप के नक्शे के आकार के बड़े कान, एक फुलाव वाला मस्तक आदि होते हैं इनके। एशियाई हाथियों के कान अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और मस्तक पर 2 फुलाव होते हैं। इससे पहले एशियाई देशों की यात्रा के दौरान मैंने कई हाथियों को देखा था। अंग्रेजों को हाथियों के ये दृश्य बड़े ही अद्भुत एवं रोमांचक लग रहे थे। मिट्टी फेंकते, आपस में भिड़ते हुए हाथी खड़े हैं। उनके स्वच्छंद घूमने की जगह है यह। कुछ हाथी सड़क के बीच में खड़े हैं। हमारी अनुमति मिलने के बाद ही तुम आगे की यात्रा करना, ऐसे भाव से खड़े हैं। अफ्रीकी जंगल के हाथियों के उनके झुंड के बीच कुछ खास रसूख नहीं है। झुंड का नेतृत्व और कोई भी निर्णय करने का काम हथिनियों के होते हैं। आपसी संबंध रखने वाली लगभग 10 हथिनियों और उनके अलग अलग उम्र के बच्चों को मिलाकर एक अफ्रीकी हाथी परिवार बनता है। दांत देखकर यही नहीं सोचना कि ये सारे मर्द हैं। अफ्रीकी हाथिनियों के भी लंबे दांत होते हैं। रास्ता रोके खड़े हाथी धीरे धीरे सड़क के किनारे की ओर हटकर खड़े हो गए। चाहे तो गाड़ियों को आगे बढ़ा सकते हैं।
हाथी फिर से कच्ची सड़क पर उतरकर आपस में भिड़ने लगे। मनुष्य के ना सुन पाने जितनी दबी आवाज में बहुत दूर तक ये हाथी अपने संदेश आपस में साझा कर सकते हैं। बड़े कान, सूंड, पैरों के तल आदि दूसरे हाथियों द्वारा भेजे जाने वाले संदेशों को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। एशियाई हाथियों से अधिक ऊंचाई और भार यहाँ के हाथियों के होते हैं। 2.5 मीटर से 4 मीटर तक की ऊंचाई वाले होते हैं अफ्रीकी हाथी। उनमें 6,380 किलो भार के हाथी भी होते हैं। एशियाई हाथियों के अधिकतम भार 5,000 किलोग्राम होते हैं। बहुत रोचक सामूहिक जीवन यापन करने वाले होते हैं अफ्रीकी हाथी। पुरुष के वयस्क होते ही झुंड से अलग एकाकीपन की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। उस समय वह बहुत खतरनाक स्वभाव का होता है। हाथी ने सड़क से हटकर हमें जाने का रास्ता दे दिया। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रमी इतने समय मोबाइल पर फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में खोया हुआ था। इस वन में हर तरफ मोबाइल फोन के रेंज भी हैं। यात्रा जारी रखते हुए छोटे पेड़ों के बीच हाथी खड़े दिखे। झुंड से अलग एकाकी जीवन बिताने वाले हाथी हैं यह। गाड़ी के आगे की ओर बढ़ते समय अचानक एक अकेला हाथी झाड़ियों के बीच से निकलकर आता है। किसी किसी को हमारी गाड़ी पसंद नहीं आती है। हाथी बहुत बड़ी तादाद में इस जंगल के अंदर पाए जाते हैं। इनके स्वच्छंद विचरण करने के आवास स्थल पर मनुष्य जबरदस्ती घुस आते हैं, ऐसा इस प्रकार की यात्रा के दौरान हम सोचते ही नहीं हैं। राष्ट्रीय उद्यान सुनने पर हम इसे मनुष्य के द्वारा निर्मित समझ लेते हैं। अनंत काल से ही जानवरों के स्वच्छंद विचरण करने वाले जंगल की सीमा तय करके उद्यान के रूप में अलग अलग नाम देने का काम ही मनुष्य करते आ रहे हैं। झाड़ियों के बीच में बड़े ताड़ के वृक्ष नजर आ रहे हैं। छोटे पेड़ और कांटेदार झाड़ियों वाले भाग हैं यह। वहां की कच्ची सड़क से होकर गाड़ी आगे बढ़ रही है। यहां जंगल का स्वभाव अचानक बदल जाता है। ट्रॉपिकल वन अचानक एक दूसरे भाव में तब्दील हो गया। ऐसी सूचना मिल रही है कि दलदल वाले प्रदेश की ओर गाड़ी बढ़ रही है। ऐसी जगह जहां पेड़ अधिक नहीं है। इसे जंगली मैदान कह सकते हैं। बहुत ही विशाल घास के मैदान। सामने की तरफ कुछ गाड़ियां रुकी हुई हैं। एक झील का किनारा है, वह मनियारा झील का एक भाग। अनेकों झरनों के बहकर एक दूसरे से मिलकर झील का रूप दिया हुआ भाग। यहां इस प्रकार गाड़ी रोककर इंतजार करने का एक कारण भी है। अनेकों पक्षी, जंगली भैंसा, दरियाई घोड़े आदि को मिलाकर और भी वन्य जीव की उपस्थिति वाला प्रदेश है यह। सारी गाड़ियों की छतें ऊपर उठा रखी हैं। झील के किनारे पहुंचने पर यह है दृश्य। पेलिकन बतखों का एक झुंड, ग्रेट व्हाइट पेलिकन है यह। पेलिकैनस ओनोक्रोटेलस वैज्ञानिक नाम वाले ये पक्षी पेलिकनों में बड़े आकार के होते हैं। झील के किनारे से AK-47 राइफल के साथ घूमने वाला वन पालक दिख रहा है। अफ्रीका के इस तरह के राष्ट्रीय उद्यानों में शिकारी घुस आते हैं। उनका सामना करने के लिए ही अत्याधुनिक हथियारों के साथ वन पालकों की नियुक्ति कर रखी है। पेलिकन उड़कर झील के पानी में उतर रहे हैं। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाए जाने वाले पक्षी हैं ग्रेट व्हाइट पेलिकन। विविध प्रकार के अन्य पक्षी भी हैं झील में। 300 से 400 तक की प्रजातियों वाले पक्षी मनियारा झील के समीप पाए गए हैं। उनमें अधिकांश प्रवासी पक्षी हैं। यूरोप, एशिया आदि महाद्वीप से वो यहां आते हैं। अनेक प्रकार के बगुले भी उनमें शामिल हैं।
पेलिकनों का बड़ा झुंड। झील से निकलकर पंख सिकोड़े बैठे उनका यह दृश्य मनमोहक है। मानियारा के किनारे मैं वैसा ही खड़ा रह गया।